प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर का इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का। इससे पूर्व कक्षाओं में हम अध्ययन कर रहे थे विदेशी विनिमय बाजार एवं विनिमय दर के बारे में। अब तक हमने पढ़ा विदेशी विनिमय बाजार का अर्थ, विदेशी विनिमय दर के प्रकार, विदेशी विनिमय दर निर्धारण के सिद्धांत, जिसमें न अब तक पढ़ा टंक सिद्धांत, क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत, और आज हम पढ़ेंगे भुगतान संतुलन सिद्धांत, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि भुगतान संतुलन के आधार पर विदेशी विनिमय का निर्धारण कैसे किया जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मत था कि विदेशी विनिमय बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक जो बचतकर्ता होता है अपनी बचत को देश अथवा विदेश में कहीं भी वो उसका निवेश कर सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र होता है। तो इस मान्यता के आधार पर विदेशी विनिमय दर विदेशी विनिमय की मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करती है। तो भुगतान संतुलन में हम अध्ययन करेंगे कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय की मांग एवं विदेशी विनिमय की पूर्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति का तात्पर्य यहाँ पर मानी विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति के आधार पर निर्धारित की जाती है। जहाँ पर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों समान होंगे, वहाँ पर विदेशी विनिमय का निर्धारण किया जाएगा। अब विदेशी विनिमय निर्धारण का अध्ययन करने से पूर्व हम अध्ययन करेंगे कि मुद्रा की मांग क्या है, मुद्रा की पूर्ति क्या है। यानी मुद्रा की मांग किन किन बातों पर निर्भर करती है, जिसमें पहला है विदेशी विनिमय दर, यानी वस्तु के मूल्य के भांति मुद्रा की विनिमय दर उसकी मांग से उसका विपरीत संबंध होता है। यानी यदि विदेशी मुद्रा की मांग अधिक है तो उसका मूल्य कम हो जाएगा, और यदि नहीं उसका मूल्य अधिक हो जाएगा और विनिमय दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दूसरी तरफ यदि विदेशी मुद्रा की मांग कम है तो उसका विनिमय दर घट जाएगा। मानी विदेशी मुद्रा की मांग और विनिमय दर के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है तो उसका विनिमय दर घट जाता है, और विदेशी मुद्रा की मांग घटती है तो उसका विनिमय दर बढ़ जाता है। दूसरा है पूंजी खाते की प्राप्तियाँ, मानी विदेशी नागरिक अपने देश में जो प्रतिभूतियाँ खरीदते हैं, अपने देश की मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। यानी कोई देश का नागरिक देश की प्रतिभूतियों को खरीदता है तो मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, जो देश के भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में लिखी जाती है। इसी प्रकार विदेशियों द्वारा जो हमारे देश से यदि कोई ऋण लिया गया, यदि वो ऋण का भुगतान किया गया है तो उसको भी हम पूंजी खातों में शामिल करेंगे। तीसरा है निर्यात से आय, निर्यात एवं सेवाओं से प्राप्त आय को भुगतान संतुलन में सम्मिलित किया जाता है। यानी हम निर्यात से तात्पर्य होता है जब विदेशियों को जो वस्तुओं सेवाओं का हम बेचते हैं तो बदले में हमको जो इनकम की प्राप्ति होती है उसको भी हम भुगतान संतुलन में शामिल करते हैं। लाभांश तथा ब्याज, लाभांश से तात्पर्य मानी यदि हमारा कोई उद्यमी है तो विदेश में जाकर निवेश करता है, मानी कोई कारखाना लगाता है और वर्ष के अंत में उस निवेश से जो उसको लाभ मिलता है या अपना पैसा किसी को ब्याज में उधार देता है तो उसके लाभांश और ब्याज से मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है। चित्र 4 में देखिए, क्षैतिज अक्ष में हमने यहाँ पर ले रखा है मुद्रा की मांग, क्षैतिज अक्ष पर ले रखा है मुद्रा की मांग को और लंबवत अक्ष पर मुद्रा का मूल्य को ले रखा है। यहाँ पर जो मांग वक्र है बीटी, ये मुद्रा का मांग वक्र है, विदेशी मुद्रा का मांग वक्र है, जो बताता है कि मुद्रा के मांग और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। यदि मुद्रा की मांग बढ़ती है तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है, और यदि मुद्रा की मांग घटती है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है। इसके बाद में मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति में देखिए, मुद्रा की विदेश में होने वाली पूर्ति वस्तुओं और सेवाओं से आयात एवं लाभांश व ब्याज दे भुगतानों पर निर्भर करेगी।
मानी मुद्रा की पूर्ति निर्भर करती है कि एक देश मानी जो आयात करता है और जो लाभांश और ब्याज का भुगतान करता है अपनी मुद्रा में विदेश के लोगों को, तो उससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। स्वदेशी मुद्रा की पूर्ति इस बात पर निर्भर करती है कि विदेशी नागरिकों को कितना भुगतान करना है। जैसे हम विदेश से कोई वस्तु का आयात करते हैं तो बदले में उसको भुगतान किया जाता है। दूसरा, यदि कोई विदेशी उद्यमी हमारे देश में आकर निवेश करता है तो वर्ष के अंत में उसको जो लाभ मिलता है या इसके अलावा अपनी पूंजी को यहाँ पर निवेश करता है तो उसको जो ब्याज मिलता है उससे भी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। जैसे चित्र 5 में देखिए, चित्र 5 में OX अक्ष पर हमने मुद्रा की पूर्ति को लिया और OY अक्ष पर मुद्रा के मूल्य को लिया, अर्थात मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के मूल्य में यहाँ पर क्या धनात्मक संबंध है। यानी जैसे जैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है वैसे वैसे मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। साम्य स्थिति, अब साम्य स्थिति में हम पढ़ते हैं कि जहाँ पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं, साम्य स्थिति। जैसे चित्र 6 में देखिए आप, चित्र 6 में हमने जो OX अक्ष है इस पर लिया हमने विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति को, और लंबवत अक्ष पर लिया हमने मुद्रा का मूल्य को या विनिमय दर को हमने लिया। अब देखिए चित्र में जो ये DD डिमांड रेखा है वो SS जो सप्लाई रेखा है उसको P बिंदु पर काट रहा है। अब P बिंदु से हमको OM मुद्रा की ओर मांग और पूर्ति बदल मिलती है और ON के बराबर मुद्रा का मूल्य मिलता है। जैसे चित्र 6 में OX अक्ष पर मुद्रा की मांग एवं पूर्ति तथा OY अक्ष पर मुद्रा का मूल्य या विनिमय दर को लिया गया है। मुद्रा का मांग वक्र, अब मानी P बिंदु किसको बताता है, साम्य बिंदु है। P बिंदु यहाँ पर साम्य बिंदु है। इस साम्य बिंदु से हमको ON विनिमय दर का निर्धारण होता है या हम इसको यूँ कहें मुद्रा का मूल्य का निर्धारण होता है, और यहाँ पर OM मांग और पूर्ति यहाँ पर बराबर है। और सपोज कीजिए यदि हमारा मांग वक्र दाईं तरफ किसके जाता है, मांग वक्र कौन सी तरफ किसके जाता है, दाहिनी तरफ। इसका मतलब है यदि मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो मांग वक्र दाईं तरफ खिसकेगा और हमारा साम्य P से बदलकर कहाँ हो जाएगा, P1 हो जाएगा। यानी P से बदलकर यहाँ पर P1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जब मुद्रा की पूर्ति स्थिर है और मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो साम्य P से बढ़कर P1 हो जाता है और यहाँ पर मुद्रा का मूल्य ON1 और मुद्रा की मांग और पूर्ति OM1 हो जाता है। इसी प्रकार यदि मांग घट जाती है तो मांग वक्र बाईं तरफ खिसकेगा या नीचे की ओर खिसकेगा और ये बदलकर D2 हो जाएगा और नया साम्य बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, P2। ठीक है, P2 बिंदु पर देखिए मुद्रा का मूल्य होगा ON2, इसे हम विनिमय दर भी कहते हैं, और मुद्रा की मांग और पूर्ति M2 होगी। अर्थात चित्र से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहाँ पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर होगी। और यदि मुद्रा की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता और यदि मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो मुद्रा का मूल्य या विनिमय दर बढ़ जाती है, और यदि मुद्रा की मांग घट जाती है तो मुद्रा का मूल्य या उसकी विनिमय दर घट जाती है। अब है भुगतान संतुलन के गुण। अब हम भुगतान संतुलन के ऐसे कौन कौन से गुण हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले है संतोषप्रद विश्लेषण, मानी ये जो हो भुगतान संतुलन सिद्धांत है, ये जैसे हम किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण उस वस्तु की मांग और पूर्ति के आधार पर करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर विनिमय दर का निर्धारण भी मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा किया जाता है। इस वजह से सिद्धांत को संतोषप्रद कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर रचनात्मक सुझाव। ये सिद्धांत हमको भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में लाने के लिए विनिमय दर में परिवर्तन कर मानी भुगतान संतुलन को अनुकूल करने के लिए विनिमय दर में हमें परिवर्तन करके कर सकते हैं। विश्लेषण का अंग, ये सिद्धांत विनिमय दर निश्चित करने का सामान्य संतुलन विश्लेषण का अंग है।
अन्य घटकों का प्रभाव विनिमय दर पर केवल आयात एवं निर्यात का ही नहीं बल्कि अन्य घटकों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे ऋण प्राप्ति, ब्याज का भुगतान आदि तत्वों का प्रभाव पड़ता है। व्यापक दृष्टिकोण मानी ये सिद्धांत समस्त दृश्यों, अदृश्य देनदारियों एवं लेनदारियों का ध्यान भी रखता है, जिससे सभी प्रकार का मुद्रामान प्रणालियों में इसे सरलता से अपनाया जा सकता है। अब इस सिद्धांत के कुछ दोष मानी उपयुक्त गुणों के बावजूद भी भुगतान संतुलन सिद्धांत के कुछ दोष है, जिसमें पहला है अवास्तविक मान्यता, जिसे इसको हम एक दोषपूर्ण सिद्धांत भी कहते हैं। अवास्तविक मान्यता मानी ये सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है, जिसको दोषपूर्ण माना गया है। दूसरा, मूल्य स्तर की उपेक्षा मानी देश में प्रचलित मूल्य देश के भुगतान संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। मूल्य स्तर नीचा होने पर निर्यात प्रोत्साहित होंगे और आयात कम होंगे, परंतु इस सिद्धांत में मूल्य स्तर की पूर्ण उपेक्षा की जाती है। यानी कीमत स्तर या मूल्य स्तर एक देश के निर्यात और आयात को प्रभावित करता है, विनिमय दर को प्रभावित करता है, जिसकी सिद्धांत कोई चर्चा नहीं करता। यह सिद्धांत तो केवल बताता है कि मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है मांग बेलोच नहीं होना। इस सिद्धांत में कच्चे माल की मांग को पूर्णतः बेलोचदार माना गया है, जिससे उन पर मूल्य विनिमय दर के परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु अनुभव ये बताता है कि कच्चे माल की मांग बेलोचदार नहीं होती और ये भी मूल्य परिवर्तन के कारण कच्चे माल की मांग भी प्रभावित होती है। स्वतंत्रता का अभाव सिद्धांत में माना है कि भुगतान संतुलन विनिमय दर के परिवर्तनों से पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, परंतु जिस सीमा तक भुगतान संतुलन विनिमय दर के परिवर्तन से प्रभावित होता है उसे हम संतोषजनक नहीं कह सकते। मुद्रा का आंतरिक मूल्य निर्धारण करना कठिन मानी ये सिद्धांत केवल विनिमय दर का निर्धारण करता है, जो विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा करता है। ये इसके आंतरिक मूल्य का कोई निर्धारण नहीं करता।